जय हिंद दोस्तों 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो पाकिस्तान बना, पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान हुआ, मतलब पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ और पाकिस्तान बना। उसके बाद से पहली बार ऐसी सिचुएशन पाकिस्तान के सामने आकर खड़ी है कि वो असलियत में इंडिया से दुश्मनी के चलते अपने जिन दो दोस्तों के दम पर इंडिया से लड़ रहा था, दबाव डाल रहा था, उनके बीच में फंस चुका है। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं और पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से अमेरिका और चाइना की इंडिया को घेरने के जद्दोजहद में अमेरिका और चाइना की लड़ाई के बीच में पाकिस्तान फंस चुका है, इसके ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट कि दोस्तों, अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी ये वीडियोस जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सके। दूसरा, अगर आप IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, या कोई आपका जानकार है, या फिर आप ऐसा कोई एग्जाम दे रहे हैं जिसमें GS के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, SSC, रेलवे, अग्निवीर या जो भी है, उन सब के लिए आपको NCERT के बेसिक कंसेप्ट्स की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। इसीलिए इन सब चीजों की तैयारी के लिए कंपटीशन लेवल पर NCERT का कंसेप्टर बैच जो है वो चलाया जा रहा है। 5 महीने का ये कोर्स है, ड्यूरेशन 1 साल है ताकि आप लगभग 2 बार इसे देख सके कम से कम, और फीस हमने बहुत कम रखी है, 500 रुपए कंप्लीट कोर्स की फीस है। तो आप जल्दी से जल्दी हमारे इस कोर्स से जुड़िए। गूगल प्ले स्टोर पर हमारी ऐप है स्टडी टेबल, उससे जाकर आप इस कोर्स को ऐप को डाउनलोड करेंगे और ऑनलाइन कोर्स परचेज कर सकते हैं। या फिर ये जो नंबर है 9911119407, इस पर कॉल करेंगे और हमारे ऐप पे हमारे कोर्स से आप जुड़ सकते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर। टॉपिक पाकिस्तान का है और मैं कह रहा हूं कि इस टाइम पर पाकिस्तान जो है वो फंस चुका है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की जो पूरी फॉरेन पॉलिसी है वो असलियत में इंडिया ओरिएंटेड है और पूरी कोशिश हमेशा से ये रही है कि कैसे भी करके इंडिया जो है उसको बर्बाद किया जाए। उसके 3 रीजंस। पहला, पाकिस्तान इंडिया को क्यों बर्बाद करना चाहता है उसको अगर आप देखें तो एक तो एंटी हिंदू माइंडसेट। भाई, एंटी हिंदू माइंडसेट के पीछे का रीजन क्या है कि भाई ये असलियत में पाकिस्तान बना ही इस्लाम के नाम पर था और 2 नेशन थ्योरी ये कहती थी कि एक मुसलमान हिंदू के साथ नहीं रह सकता, चाहे वो सर सैयद अहमद खान हो जिन्हें सबसे बड़ा स्कॉलर मानते हैं। मेरे हिसाब से वो यार एक छोटे से दीवानी तो थे किसी रियासत के, और कुछ खास सी उनकी क्वालिफिकेशन भी ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं थी जिसको हम ये कह सकेंगे मतलब बिल्कुल ही BN राव थे या फिर BR अम्बेडकर थे। ऐसा कुछ खास नहीं था। वही कहते हैं कि इंडिया के अंदर हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग कौम हैं और इनके हित आपस में सेम नहीं है, टकराएंगे। और दूसरा, उनका ये भी मानना था कि असलियत में हिंदुस्तान में जब तक ब्रिटिश रूल है तभी तक मुसलमानों के हित हिंदुओं के राज में हिंदुओं के देश में सुरक्षित रहेगा, वरना मुसलमानों के हित सुरक्षित नहीं है। इसीलिए उनका ये मानना था कि इंडिया में ब्रिटिश रूल मुसलमानों के हित में है। और यही कारण था, यही 2 नेशन थ्योरी यहां से शुरू होती है। एक एंटी हिंदू माइंडसेट, उसके बाद कश्मीर वाला मामला। भैया, क्योंकि कश्मीर पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस है, पाकिस्तान में जो के है उसका मतलब कश्मीर है। तीसरा, यहां कहीं ना कहीं एक जो बांग्लादेश को अलग करने के अंदर इंडिया का जो रोल था उसके चक्कर के अंदर भी आज तक इंडिया से एक दुश्मनी झेली जा रही है। और एक पेन क्या कि आज तक पाकिस्तान कभी भी इंडिया से कोई भी लड़ाई नहीं जीत पाया। जितनी बार लड़ा वो हमेशा अपने मुंह की खा के निकला है, परेशान होकर निकला है, अपनी फजीहत करवा कर निकला है। और उसके बाद
अपनी जनता को दिखाने वाला एक सपना, जिसे कहा गया कि जी हम एक ना एक दिन गजवाए हिंद करेंगे, या जो भी ब्ला 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 वो करते हैं उल्टा सीधा हरकतें। ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि इंडिया और पाकिस्तान की दुश्मनी, उसमें पाकिस्तान को इंडिया से दुश्मनी है, इंडिया को पाकिस्तान से सिर्फ रिएक्शन के मामले में है। पाकिस्तान पहले ओरिजिनल फॉर्म में पाकिस्तान चाहता है कि कैसे भी करके हिंदुस्तान को तबाह कर दिया जाए, बर्बाद कर दिया जाए। उसके रिएक्शन में इंडिया जो मर्जी करता है वो एक अलग हिस्सा है। यानी इंडिया पाकिस्तान का ओनली सेगमेंट है, इंडिया पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का ओनली सेगमेंट है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का पाकिस्तान वन अमंग मैनी सेगमेंट्स है, यानी बहुत सारी डायमेंशंस हैं। उन डायमेंशंस में बहुत सारे फैक्टर्स जो डिसाइड करते हैं, उनमें एक फैक्टर पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान के लिए इंडिया ओनली फैक्टर है। यानी पूरी की पूरी जो फिलॉसफी है वो इंडिया से दुश्मनी से शुरू होती है और इंडिया से दुश्मनी पर खत्म होती है। अब ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान ने एक काम किया कि अपनी फॉरेन पॉलिसी को इंडिया सेंट्रिक बनाए रखा, और पूरी दुनिया इस चीज को बहुत अच्छे से जानती थी। तो ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान को, अच्छा मजे की बात यह है कि पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर डिपेंडेंट है, मतलब प्रेजेंट है, और पाकिस्तान का एक पड़ोसी अफगानिस्तान है, और अफगानिस्तान से पहले यूएसएसआर का बॉर्डर मिलता था। आज के दिन सेंट्रल एशिया जाने का एक तरीका जो है वो यूएसएसआर है, वो अफगानिस्तान है, और अब पाकिस्तान का दूसरा बॉर्डर चाइना से मिलता है, और चाइना और तीसरी तरफ यहां पर म्यांमार, और यहां पर इंडियन ओशियन में अमेरिका खड़ा है। अब प्रॉब्लम यहीं पर है, अच्छा ऊपर यूएसएसआर है। अब प्रॉब्लम यहीं पर थी, और इस सिचुएशन को समझिएगा कि पाकिस्तान का फॉरेन पॉलिसी या पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का बेसिक लॉजिक शुरू से क्या रहा। बेसिक लॉजिक पाकिस्तान का ये रहा कि हमें कैसे भी करके इंडिया को घेरना है और इंडिया को तबाह करना है, बर्बाद करना है। इसलिए दुनिया के मजबूत ताकतवर देशों के साथ कैसे भी करके हमें दोस्ती निभानी है या दोस्ती करनी है। अब यहीं पर एक सर्कल पाकिस्तान हमेशा इंडिया के खिलाफ बुनने की कोशिश करता था कि इंडियन ओशियन में डियोगोशिको नाम का आइलैंड, वहां पर अमेरिका मजबूत स्थिति में, अमेरिका और पाकिस्तान का गठबंधन, पाकिस्तान और अमेरिका दोनों दोस्त, और नाटो से, सीएटो से लेकर सेंटो तक के जितने भी वो पार्ट्स बने, सब के अंदर पाकिस्तान जो है एग्रेसिवली रोल प्ले करता हुआ नजर आता था, ताकि अमेरिका से फंडिंग मिले, अमेरिका से पैसा मिले, ताकत मिले, और उन हथियारों को इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए, चाहे पैटर्न टैंक हो जाएं, चाहे उनके जो फाइटर जेट्स हो जाएं, चाहे कोई से भी वेपन्स हो जाएं, सारे के सारे इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत इंडिया को दबाए रखने में होती थी, इसमें कोई शक की बात नहीं। दूसरा, अफगानिस्तान में एंट्री करते हुए कोल्ड वॉर पीरियड में यूएसएसआर के खिलाफ, और बाद में सेंट्रल एशिया में अपना डोमिनेंस बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। और जब ईरानियन रेवोल्यूशन हो गया तो ईरान के अंदर भी अपना कंट्रोल मेंटेन करने के लिए अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत थी। यानी अमेरिका पाकिस्तान के अंदर अपना दबदबा बनाए रखे, जिससे पूरे साउथ एशिया में अमेरिका का डोमिनेंस बना रहेगा। वहीं पाकिस्तान एक तरफ अमेरिका से दोस्ती रखता है, दूसरी तरफ चाइना से दोस्ती रखता है। चाइना को भी फायदा है पाकिस्तान से, यानी चाइना पाकिस्तान की दोस्ती उस टाइम से है जब से इंडिया और चाइना की 1962 में लड़ाई हुई, वॉर हुआ। 1962 वॉर के बाद 1963 में इंडिया, मतलब कश्मीर के अंदर पाकिस्तान ने सक्शगम वैली 5000 किलोमीटर स्क्वायर का इलाका चाइना को गिफ्ट कर दिया। आज भी वो चाइना के हिस्से में है।
और तीसरी तरफ चाइना भी जब इंडिया से दुश्मनी रखता है तो उसने अपना इन्फ्लुएंस म्यांमार में बढ़ाया और आज के दिन म्यांमार के पूरी इकोनॉमी का लगभग 75% के करीब चाइना पर डिपेंडेंट है। तो यहां से पूरी एक साइकिल कंप्लीट होती है, अमेरिका, पाकिस्तान, चाइना। चाइना ने इंडिया को तीन तरफ से घेर लिया, पाकिस्तान ने एक तरफ खुद ही चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ म्यांमार। पाकिस्तान ने भी इंडिया को तीन तरफ से घेर लिया, एक तरफ चाइना, एक तरफ अमेरिका, एक तरफ पाकिस्तान। समझ रहे हैं? और इस तरीके से इंडिया, और प्रॉब्लम यही कि इंडिया का इन तीनों से 36 का आंकड़ा शुरू से रहा है। अगर पिछले 20 साल छोड़ दिए जाए, 25 साल, तो इंडिया की कभी भी अमेरिका से बनी ही नहीं है। कोल्ड वॉर पीरियड में भी इंडिया और अमेरिका का 36 का आंकड़ा रहा और इंडिया ने हमेशा यूएसएसआर से दोस्ती हमेशा बनाए रखी। आज भी अगर आप देखोगे, चाहे कुछ भी हो गया, रशिया के साथ इंडिया ने किसी भी तरीके से अपनी दोस्ती नहीं तोड़ी। पुतिन आज भी बहुत इन्फ्लुएंस, मतलब बहुत ही जिसे कहें शुक्रगुजार या कुछ भी, इंडिया और रशिया की दोस्ती आज भी बहुत मजबूत आधार पर मौजूद है। अब इसी चीज का अमेरिका पाकिस्तान फायदा उठाता था और 1972 में तो भाई पहले चाइना भी कम्युनिस्ट था और रशिया भी कम्युनिस्ट था। उसके बाद चाइना और अमेरिका के बीच में पहले दुश्मनी होती थी, फिर दोस्ती होनी शुरू हुई और 1972 में तो जब अमेरिका के प्रेसिडेंट निक्सन चाइना पहुंचते हैं और पांडा डिप्लोमेसी चाइना दिखाता है, तो एक तरीके से इंडिया का एक सर्कल कंप्लीट हो गया, यानी म्यांमार और अमेरिका, चाइना और म्यांमार और पूरे तरीके से यानी इंडिया को घेर लिया गया। ये एक सिचुएशन कोल्ड वॉर यानी 1991 तक चली, जब तक यूएसएसआर का डाउनफॉल नहीं हो गया। लेकिन यूएसएसआर के डाउनफॉल के बाद पाकिस्तान और ज्यादा मजबूत हुआ। उसने अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को जन्म दिया और अपना एक स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, रणनीतिक महत्व हमेशा बनाए रखा, हमेशा एक रणनीतिक महत्व बनाए रखा। ये एक इंपॉर्टेंट सिचुएशन थी। अब प्रॉब्लम क्या आई है? प्रॉब्लम 2001 के बाद, 2001 में अमेरिका में 9/11 होता है और 2001 में जैसे ही अमेरिका में 9/11 का अटैक होता है, यहां पर वार अगेंस्ट टेररिज्म हो जाता है। वार अगेंस्ट टेररिज्म हो जाता है। एक तरफ वॉर अगेंस्ट टेररिज्म होता है और दूसरी तरफ राइज ऑफ चाइना होता है। अब यहां पर यही प्रॉब्लम पाकिस्तान को सता रही है। इंडिया पहले जिस स्टैंड पर था, आज भी उसी स्टैंड पे है। अपने दम पे खड़ा होऊंगा, अपने दम पे। पाकिस्तान पहले जिस स्टैंड पे था, अभी उस स्टैंड पर रहने की कोशिश कर रहा था कि कैसे भी करके मैंने अमेरिका को लालच में रखना है कि तालिबान मेरे कंट्रोल में है और मैं तालिबान को कंट्रोल करूंगा, मुझे पैसा दे दो। और चाइना भी, पाकिस्तान चाइना को भी अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। यहां म्यांमार के अंदर एक पूरा सिचुएशन चेंज हो गया, वो एक अलग मैटर है। अब यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। अच्छा, इधर ईरान के साथ न्यूक्लियर डील का मामला भी चल रहा है। शुरुआत पिछले, अगर मैं इस लेक्चर, इस फ्लो चार्ट में देखूं तो इंडिया को लगभग चारों तरफ से घेर रखा था और इंडिया क्योंकि अपने सिद्धांतों पर, अपने देश को बेसिक लेवल पर देखकर चल रहा था, तो इसलिए इंडिया ने इन सब का मुकाबला मजबूती के साथ किया।
और उस दौर में जब पाकिस्तान अमेरिका का चहेता था और पाकिस्तान के अयूब खान का और याहिया खान का अमेरिका के अंदर रॉयल टाइप में स्वागत होता था, खुली जीप में बिठाकर इनको घुमाया जाता था अमेरिका की सड़कों पर, मतलब जैसे आजकल हाउडी मोदी वगैरह चल रहा था ना, वैसे पाकिस्तान के लोगों का, पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत किया जाता था। अब यहां उल्टा हो चुका है। उस समय पर भी सोचिए, उस टाइम पर भी इंडिया पाकिस्तान से कभी नहीं दबा, और जब पाकिस्तान ने बिल्कुल सर से पानी उतार दिया ना, तो पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए और बांग्लादेश अलग कर दिया। आज भी तो यही है। आज सिचुएशन क्या चेंज हो चुकी है कि राइज ऑफ चाइना हो चुका है, यानी चाइना पावरफुल है और चाइना अब असलियत में चैलेंजिंग अमेरिका या अमेरिकन डोमिनेंस, अमेरिका के जो प्रभाव है उसको खुले तौर पर चाइना चुनौती दे रहा है, या यूं कहें अमेरिका वर्सेस चाइना हो चुका है। ऐसी सिचुएशन में अगर दोनों का वर्सेस हो चुका है और चाइना भी कहीं ना कहीं इस रीजन में अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है और चाइना ने पाकिस्तान में CPEC नाम पर इन्वेस्ट कर रखा है, तो पाकिस्तान अब एक तरीके से घिर चुका है, क्योंकि वार ऑन टेररिज्म के नाम पर तालिबान से अमेरिका डील तो करता है, लेकिन अमेरिका अब इस फेवर में नहीं है कि जाकर तालिबान से उसकी जमीन का इस्तेमाल करके लड़े। अमेरिका अब इस फेवर में नहीं है। इसलिए पहली बात कि अमेरिका को पाकिस्तान की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं रही। दूसरा, क्योंकि चाइना इस टाइम पर अमेरिका को खुले तौर पर चैलेंज कर रहा है, तो अमेरिका को इंडिया की अब ज्यादा जरूरत पड़ गई, क्योंकि इस पूरे एरिया में इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जो चाइना को सीधे सीधे चुनौती दे सकता है और दांत तोड़ सकता है। फेस टू फेस लड़ाई में अगर ये 10 साल और रुक जाए ना, वर्ल्ड वॉर 10 साल वर्ल्ड वॉर रुक जाए, तो चाइना कभी हिम्मत नहीं करेगा इंडिया की तरफ आंख उठा के देखने की। हमारे डॉक्टर एस जयशंकर ने बिल्कुल सही कहा था कि जब तक डिप्लोमेसी है, मिलिट्री की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम बातचीत से मामले को सुलझा जाएंगे। और ये सच बात है, अगर इंडिया इतना ताकतवर हो गया और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर, आर्मी से लेकर सारे डेवलपमेंट्स उस लेवल पर कर गया, आई कैन गारंटी चाइना कभी भी हिंदुस्तान से लड़ने की कोशिश करेगा ही नहीं। घुर्कियां डालता रहेगा, आंखें दिखाता रहेगा, पंगेबाजी करता रहेगा, उंगलीबाजी करता रहेगा, लेकिन कभी भी घबराएगा नहीं इंडिया उनसे, और चाइना कभी हिम्मत नहीं करेगा इंडिया से पंगे लेने की। देख लिया 1.5 साल इंडिया का पोटेंशियल और जिस तरीके से तेजी से तैयारी हो रही है, उस वजह से अब चाइना ने लगभग 65 बिलियन डॉलर पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, और ये नहीं पता कि इसके अलावा भी कितना कर्जा दे रखा है, क्योंकि अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में चाइना की कंपनीज और बैंक्स ने जो इन्वेस्टमेंट किया वो अपने आप में बड़ा स्ट्रांग था, बहुत जबरदस्त इन्वेस्टमेंट था, बहुत जबरदस्त इन्वेस्टमेंट था। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर सोच कर देखिए कि पाकिस्तान के कर्ज का 30% कर्ज चाइना से है। अब प्रॉब्लम यही है कि पहले एक समय ऐसा था पाकिस्तान के साथ, जब अमेरिका तालिबान से लड़ रहा था, तो अमेरिका भी पाकिस्तान को मदद कर रहा था और चाइना भी पाकिस्तान को मदद कर रहा था 2000 से लेकर और 2010 से लेकर 13 तक, 2000 से लेकर 2013, 13 ईयर, 13 साल तक अमेरिका ने भी भर भर के पाकिस्तान को मदद करी, चाइना ने भी। पाकिस्तान मौज ले रहा था फर्स्ट क्लास लेवल पर। अमेरिका ने अपना हाथ पीछे खींच लिया, क्योंकि उसे एक तरफ डर लगने लगा कि चाइना का राइज हो रहा है, और दूसरी तरफ अमेरिका तालिबान से निकलने की तैयारी करने लगा। अब अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत नहीं बची। यहीं से सारा खेल पाकिस्तान के लिए बिगड़ता हुआ नजर आया। अब प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान और अमेरिका, चाइना और अमेरिका की लड़ाई हो रही है। इस लड़ाई की वजह से अब पाकिस्तान ने जो 2 दोस्त पाल रखे थे, इंडिया को
काउंटर करने के लिए। अब इंडिया एक तरफ क्योंकि 75 साल से लगातार अपनी इकोनॉमी को बढ़ाए रखने की कोशिश कर रहा है और इस बार की एग्रेसिव गवर्नमेंट ऐसी है कि वो किसी भी मामले में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, तो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी का असर ये है कि चाइना को भी इंडिया चाहिए, इंडिया से दोस्ती चाहिए, मार्केट चाहिए, अमेरिका को भी इंडिया चाहिए, इंडिया से दोस्ती चाहिए, मार्केट चाहिए। और पाकिस्तान इस समय पर जो अब तक भीख के पैसों पर, मांगे हुए पैसों के ऊपर अब तक गुजारा कर रहा था, अब चाइना ने उसको कर्जा देना कर दिया बंद। अमेरिका कहता है भैया तू चाइना का दोस्त है, तूने बहुत ज्यादा चीन चीन कर लिया, अब मैं तुझे पैसे क्यों दूं। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, थोड़े ही दिन पहले की बात है, अमेरिका ने भैया अभी यूनाइटेड नेशंस के अंदर शाहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो गए, तो जब बिलावल भुट्टो और शाहबाज शरीफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली में भाषण देने गए, तो इन्होंने पूरी कोशिश करी कि अमेरिका से किसी तरीके की कोई मदद मिल जाए। लेकिन सोचने वाली बात यह है, अमेरिका ने साफ शब्दों में कह दिया कि यार चाइना से अपना पैसा कम करवा लो, कर्जा माफ करवा लो, यार मदद तो मिल जाएगी, पहले कर्जा माफ करवा लो, तुम्हें अपने आप होश आ जाएगा। अब सोच कर देखिए, चाइना ने क्लियर वर्ड्स में कहा कि अमेरिका हमारे दोस्तों को उल्टी सीधी सलाह ना दे, जो हमारे संबंध हैं हम मैनेज कर लेंगे। ये खतरनाक स्टेटमेंट था। इस स्टेटमेंट का सीधा सीधा असर जानते हैं आप? इस स्टेटमेंट का सीधा सीधा मानना यह है कि चाइना ने साफ मना कर दिया कि पाकिस्तान को ना तो मदद मिलेगी ना और कुछ, जो है वो मेरे पास जो गिरवी है वो वापस करना शुरू कर। अब पाकिस्तान फंस गया। जिन दो देश गुंडों के, इसीलिए कहा जाता ना बदमाश की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। दुश्मनी तो फिर भी अच्छी, दोस्ती तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं। दुश्मनी में कम से कम आप सतर्क रहोगे और तो आप में थोड़ी सी भी ताकत है तो आप सरवाइव कर जाओगे। दोस्ती तो और खतरनाक है, क्योंकि वो आज तुम्हारी भले ही मदद कर रहा है, रक्षा कर रहा है, लेकिन कल को तुम्हारे को धोएगा भी और तुम्हें लूट के खा जाएगा। और पाकिस्तान ने तो दो एक से दुश्मनी के चक्कर में दो बदमाशों से दोस्ती कर ली। और आज के दिन हालात ये है कि दोनों जब आपस में लड़ रहे हैं तो पाकिस्तान का चीरहरण हो रहा है। एक हाथ चाइना पकड़ के खड़ा है कि मेरी तरफ आ, और दूसरी हाथ तरफ अमेरिका, और पाकिस्तान कह रहा भाई मेरी पैंट उतर रही है, मैं क्या करूं। ये हालात हो चुके हैं और इसीलिए है कि पाकिस्तान बुरी तरह फंस चुका है, बहुत बुरी तरह फंस चुका है। आउटकम क्या होता है दोस्तों, वो तो अभी प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन जो भी होगा बहुत बर्बाद होगा। इसे पाकिस्तान, जनरल बाजवा गए, अमेरिका ने इमदाद वगैरह दे दी, वो हेल्प प्रोवाइड कर दिए फंड्स, और F-16 को थोड़ा अपग्रेड कर देगा, लेकिन इमरान खान वो बाजवा गए, 2 मिनट के अंदर सिट्टी पिट्टी गुल कर दी। अब हालात क्या हैं, अफगानिस्तान भी पाकिस्तान से लड़ रहा है, चाइना भी लड़ रहा है और तालिबान भी, इंडिया तो है ही है पंगेबाज। इंडिया बात भी करना बंद कर चुका है। पहले बात तो करता था इंडिया, पहले वाली सरकारों की खास बात ये थी कि पाकिस्तान से बात कर लेती थी। इस बार वाली सरकार की बड़ी खास बात ये, बात ही नहीं कर रही, मार रही है सीधा कि पाकिस्तान की तरफ से जो भी है मारो पकड़ के, थोड़ा पंगे ले मारो पकड़ के और अंदर घुस के मारो। इसीलिए पाकिस्तान घबराया हुआ है। अब आगे क्या तो होता है दोस्तों, वो तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी जो सिचुएशंस हैं वो पाकिस्तान के काफी ज्यादा खिलाफ चल रही हैं। तो बाकी देखते हैं सिचुएशंस क्या होती हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।